टू आवर चैनल CK24। इस सेशन में हम लोग साइंस सब्जेक्ट का MCQ क्वेश्चन करेंगे, एसर्शन करेंगे, रीजनिंग करेंगे, कुछ 2 मार्क्स के भी क्वेश्चंस करेंगे। हमें आशा है कि ये आपके लिए बेनिफिटेड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला तो इंट्रोडक्शन दे दें। ये 2025 का एग्ज़ाम का सैम्पल पेपर मैंने लिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें 3 आवर्स का आपको ड्यूरेशन मिलेगा, मैक्सिमम 80 मार्क्स होगा, है ना। और जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। पहला है कि 39 क्वेश्चंस होंगे आपके पेपर में और सभी में 5 सेक्शंस होंगे। 39 क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन 5 सेक्शन में होगा। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, हाउएवर एन इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन सम क्वेश्चंस। बहुत से क्वेश्चन में और करके दिया होगा तो एक ही बनाना है। सेक्शन ए में 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क्स के होंगे। सेक्शन बी में 6 होंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, 2 मार्क्स कैरी करता है। इसको 30 to 50 वर्ड्स में लिखना है, जैसा उसका आंसर हो, लेकिन मैक्सिमम 50 वर्ड्स में इसको देना है। दूसरा हो गया सेक्शन सी, 7 क्वेश्चन होता है, 3 मार्क्स सभी के लिए है, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। ईच क्वेश्चन आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड बी इन रेंज ऑफ 50 to 80 वर्ड्स, यानी 50 से 80 वर्ड्स में इसका आंसर होना चाहिए। अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है जो डी सेक्शन में है, वो 120 वर्ड्स तक आप लिख सकते हैं, 80 to 120। सेक्शन ई में कंसिस्ट ऑफ 3 सोर्स बेस्ड केस बेस्ड यूनिट्स ऑफ असेसमेंट। आपके नॉलेज का जो असेसमेंट करना है उनको केस बेस्ड स्टडी के बेस पर क्या है वो देखना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, इसमें आपको दिख रहा होगा। विच कैरेक्टरिस्टिक्स इज ऑब्जर्व बाय द रिएक्शन शोन इन द गिवन इमेज। ये आप समझ रहे हैं, यहाँ पे इंडिकेट भी है, कॉर्क है, ग्लास ट्यूब है, कॉनिकल फ्लास्क जिसमें है वो, और नीचे में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है और जिंक। उसके बाद यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास है, इससे आपको क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ए में फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, और बी में चेंज इन टेम्परेचर, सी में इवोल्यूशन ऑफ गैस, डी में बोथ चेंज इन टेम्परेचर एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो देखिए यहाँ पे हम लोग डी के साथ जाएंगे, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों भाई? तो 2 ऑब्जर्वेशंस आर मेड दैट may suggest that a chemical reaction has taken place in the given image are first क्या है? evolution है, of gas है, of a gas। दूसरा क्या है? change in temperature है, change in temperature, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और a pop sound is produced when zinc granulose and dilute sulfuric acid reacts together, ठीक है। जो भी इसमें सॉल्यूशन दिया है वो जब रिएक्शन करता है तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है। विच शोज दैट हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। पॉप साउंड इसलिए आया क्योंकि उसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। द फ्लास्क ऑल्सो बिकम्स वार्म, और ये जो कॉनिकल फ्लास्क है ये गर्म हो जाता है। दैट देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर पहले कुछ और था, अभी जब वार्म हो गया तो टेम्परेचर एकदम चेंज हुआ। हैंस द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें हुआ क्या कि Zn को प्लस H2SO4 के साथ हम लोग क्या किए? रिएक्शन कराए, तो हमको मिला ZnSO4, है ना। अब प्लस H2 क्या हो गया? इवोल्यूशन हो गया। अब प्लस हमको हीट मिला, है ना, यही इसका रिएक्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट देगा, सोडियम क्लोराइड देगा। इट इज अ टाइप ऑफ क्या? बी, ए
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो कौन सा आंसर सही होगा इसमें देखना है। तो हम लोग को ए के साथ जाना चाहिए, ए है ना। क्यों जाना चाहिए? डबल डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू सब्सटेंसेस। ये डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो होता इसलिए है कि उसमें एक्सचेंज होता है आयंस का, किसके बीच में? टू सब्सटेंस के बीच में। और अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड। बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट बेरियम सल्फेट देगा। यहाँ पे इक्वेशन लिखा हुआ है। बेरियम सल्फेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये ध्यान रखिएगा, बेरियम सल्फेट जो है ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, लेकिन सोडियम क्लोराइड वाटर में होता है, तो वो तो सॉल्ट है तो होगा ही होगा। बेरियम सल्फेट हो गया। सोडियम क्लोराइड इज ए कॉमन सॉल्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड, उसको कॉमन सॉल्ट हो गया है ना। तो चले, ए इज द करेक्ट आंसर। 3 में देखते हैं, 3 में क्या दिया है। हाँ जी, एसिड प्रेजेंट्स इन टमाटो इज एसिटिक एसिड, मेथनोइक एसिड और लैक्टिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड। इसमें से क्या हो सकता है तो बताइए। एसिड प्रेजेंट इन टमाटो क्या हो जाता है? एसिटिक एसिड तो नहीं होगा, ऑक्जेलिक एसिड बोल सकते हैं, ऑक्जेलिक एसिड। ये क्यों होता है? क्योंकि मोर देन 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड इंक्लूडिंग साइट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड आर प्रेजेंट इन टमाटोज। टमाटोज में 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स होता है। ईच 100 ग्राम सर्विंग ऑफ टमाटोज कंटेन्स अबाउट 50 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। अगर 100 ग्राम का सर्विंग करते हैं टोमेटो को, तो वो मुझे कितने ग्राम ऑक्जेलिक एसिड देगा? 50 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड देगा, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। सो द मेन एसिड फाउंड इन टोमेटोज इज ऑक्जेलिक एसिड। 50 ग्राम दे रहा है 100 में, तो ऑब्वियसली ऑक्जेलिक एसिड विल बी द अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। 4 में चलते हैं थोड़ा सा। गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड सॉफ्ट सॉप्स? पोटेशियम सॉल्ट्स, कैल्शियम सॉल्ट्स, मैग्नीशियम सॉल्ट्स, सोडियम सॉल्ट्स, ठीक है। तो इसके लिए एकदम सॉफ्ट सॉप में जाएंगे पोटेशियम सॉल्ट्स। क्यों जाएंगे भाई? वेरी इजी, पोटेशियम सॉल्ट्स, नॉट मोर एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड हियर। यहाँ पे ट्यूब दिया हुआ है, टेक 3 बॉइलिंग ट्यूब्स। इसमें बॉइलिंग ट्यूब्स है ए, बी एंड सी। पोर सम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब ए, पुट आयरन नेल्स इन इट एंड कॉर्क इट, यानी उसको कॉर्क से बंद कर देंगे। नेक्स्ट आपका है पोर बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर इन अनदर टेस्ट ट्यूब बी एंड पुट आयरन नेल्स, उसमें भी आयरन नेल्स डाल देंगे, लेकिन वो बॉइल्ड है। और ए में क्या है? सिर्फ वाटर दिया गया है, उसको भी बंद कर देंगे। एड 1 ml ऑफ ऑयल ओवर इट सच दैट ऑयल फ्लोट्स ओवर इट एंड प्रिवेंट द एयर फ्रॉम एंटरिंग। कॉर्क से बंद कर देंगे, थोड़ा 1 ml ऑयल भी डाल देंगे। टेक सम आयरन नेल्स इन टेस्ट ट्यूब सी एंड पोर सम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इन इट एंड कॉर्क इट। अब एनहाइड्रस इसमें आ गया, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ कैल्शियम क्लोराइड को एनहाइड्रस बोलते हैं। इसमें बॉयल वाटर और ऑयल है, इसमें ड्राई एयर है, इसमें एयर है, इसमें वाटर है, ठीक है। तो उसमें वो पूछ रहा है कि इन विच टेस्ट ट्यूब नेल इज रस्टेड। अब नेल किस में होगा? रस्टेड मतलब जंग लगना। तो आप क्या बताएंगे? ये जो फिगर है, ठीक है, बताइए कि इसमें क्या होगा।
देखिए टेस्ट ट्यूब ए जो है उसी में रस्टिंग होगा, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा क्यों होगा? आयरन नेल्स गेट्स रस्टेड इन टेस्ट ट्यूब वे ए बिकॉज एयर एंड वाटर आर प्रेजेंट इन इट, ठीक है। आयरन नेल्स डू नॉट गेट रस्टेड इन बी बिकॉज देयर इज वाटर बट नॉट एयर। बी में एयर नहीं है, वाइल है और ये है नेल है और बॉइल्ड वाटर है। इन सी रस्टिंग विल नॉट टेक प्लेस बिकॉज देयर इज नीदर एयर नॉर वाटर। ना ही वहाँ वाटर है ना ही वहाँ पे एयर है, ठीक है, यहाँ ड्राई एयर है। तो टेस्ट ट्यूब ए है ना, दिस कंडीशन ट्यूब ए कंडीशन इज वेरी रेजोनेट विल बी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन, क्योंकि हम लोग नेल का जो है आयरन दिए हैं उसमें। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, विच ऑक्साइड विल टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड? SO2, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ए में ए एंड डी, बी एंड सी, सी में ए एंड सी एंड डी में ऑल ऑफ दिस। तो हम लोग ए के साथ चलते हैं भाई, ए एंड डी, इसी में ये जो ऑक्साइड है ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड कर देगा। क्यों कर देगा? एन एसिडिक ऑक्साइड विल टर्न ब्लू लिटमस रेड, यानी ये एसिड है और ये एसिड है, और ये क्या है, बेस है या एल्केलिक होगा, बेस या एल्केलिक होगा, है ना। तो इसलिए अगर एसिड है तो इट्स मस्ट बी टर्न द ब्लू लिटमस टू द रेड लिटमस, ठीक है। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन नंबर में चलते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा भाई, थोड़ा टाइम लेगा ये, कि समझा भी रहे ना। 7, ब्यूटेन इज ए 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। किसके साथ ब्यूटेन आता है ये देखना है। तो ये CO के साथ आएगा, बॉन्ड बनाएगा, है ना। इसका क्यों होगा भाई? तो सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों है? ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3 CO CH3 सॉरी CH2 एंड CH3, ठीक है। ये जो है सेकेंड मेंबर्स ऑफ कीटोन्स है। इट इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विथ कीटोन्स फंक्शंस ग्रुप। कीटोन्स फंक्शन का ग्रुप क्या है? CO है, ठीक है। द कीटोन functional group has 2 free valencies which are satisfied by 1 methyl। 1 मिथाइल के साथ ये satisfied करेगा CH3 ग्रुप, एंड 1 इथाइल जिसको बोलते हैं C2H5। देखिए यहाँ H5 हो गया, यहाँ पे कार्बन 2 हो गया, ठीक है। इसलिए CO इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ब्यूटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 8 में क्या बोल रहा है भाई? इन द एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग सम सब्सटेंस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट एंड वाटर आर सेलेक्टिवली रीऑब्जर्व्ड इन ए यूरेटर, यूरेथा, यूरिनरी ब्लडर और नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 में बोलता है द जीनोटाइप ऑफ द हाइट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज TT, बड़ा T और छोटा T, विच कंक्लूजन
व्हाट कंक्लूजन में बी ड्रॉन फ्रॉम दिस, इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ड्रॉन मतलब निकालना। तो ए, द एलीली फॉर हाइट हैज़ एटलीस्ट 2 डिफरेंट जीन्स, बी देयर आर एटलीस्ट 2 डिफरेंट alleles for the gene for height, and C, there is 1 allele for height who 2 different forms, D, there are 2 different genes of height each having a single allele। कौन सा ऑप्शन सही होगा देखिए। एक्चुअल में इसका आंसर बी होगा। क्यों होगा? Genotype is a genetic composition of an organism, that is the combination of alleles it possesses. Every character in an organism is controlled by a gene that has at least 2 alleles that lie on the 2 homologous chromosomes at the same locus। सेम लोकस पे 2 homologous chromosomes होगा। These alleles may represent the same homozygous, जिसको डबल टी से डिनोट करते हैं, डबल टी से, फॉर हाइट, या अल्टरनेट एक्सप्रेशन हेट्रोजाइगोस को क्या से डिनोट करते हैं, टी और छोटा टी से, ठीक है, ऑफ द सेम कैरेक्टर, ये दोनों सेम कैरेक्टर का होता है। तो थस इफ जीनोटाइप फॉर द हाइट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज टी कैपिटल स्मॉल टी, दिस मीन्स देर आर एटलीस्ट 2 डिफरेंट एलीलीज फॉर द जीन फॉर हाइट, वन इज टी एंड द अदर इज स्मॉल टी, ठीक है। तो बी आंसर इज करेक्ट। 10 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। एट व्हाट स्टेज ऑफ menstrual cycle is a woman said to be fertile? तो ए में होगा ओव्यूलेशन, बी में ऑल ऑफ दीज, सी में सेक्रेटरी फेज और डी में प्रो लाइफ इरेटिव फेज, जिसको हम लोग नहीं बोलते हैं भाई कि आज जो है लेडीज़ का क्या होता है, हर महीने होता है ना भाई, डर्टी ब्लड है जो निकल जाता है मेंस्ट्रुएशन से, तो वो क्यों होता है? मेंस्ट्रुएशन ही बोलते हैं ना क्या, जिसको एमसी लोग बोलता है, लेडीज़ लोग मेंस भी बोलता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अच्छा, इसमें ये ओवोयूलेशन लेंगे, ए इज द करेक्ट आंसर। ए क्यों करेक्ट आंसर है माय डियर, उसको देखते हैं। इन जनरल अ वोमेन्स फर्टाइल विंडो इज द डे ऑफ ओव्यूलेशन, यूजुअली 12 to 16 days बिफोर द साइकिल बिगिंस एंड द 5 days प्रीसीडिंग इट। 5 days जो है ये फर्टाइल के लिए सही हो जाता है। 11 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग। ह्यूमन फीमेल पोजेजेस होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम्स, मेल्स पोजेज होमोगैमेटिक सेक्स क्रोमोसोम्स इन ह्यूमंस, एंड थर्ड ह्यूमन फीमेल्स पोजेजेस हेट्रोगैमेटिक सेक्स क्रोमोसोम, एंड 4 ह्यूमन मेल पोजेजेस होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 4 इज करेक्ट, इस तरह से आपको दिया रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? हम लोग बी के साथ जाएंगे। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। कौन करेक्ट है? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। क्यों? इन ह्यूमंस फीमेल्स हैव homomorphic sex chromosome, that is 2 X chromosomes, thus they are homogametic, that is produce only one type of gametes which contain X chromosomes. Sex chromosomes of human males are heteromorphic और dissimilar। heteromorphic मतलब dissimilar होता है, जैसे XY, तो heteromorphic बोलते हैं।
होमोमॉर्फिक मतलब एक्स एक्स और वाई वाई कर सकते हैं, है ना। फ्लूमैन मेल्स आर द देयरफॉर हेट्रोगैमेटिक, प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ गैमेट्स, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स क्या क्या रहता है? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्लोरोफिल, ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 13 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द कॉमन डोमेस्टिक पावर सप्लाइड इन इंडिया? 220 तो सबको याद है, कितना हर्ज होता है ये नहीं मालूम, तो 50 हर्ज होता है, तो हम लोग डी के साथ जाएंगे। ठीक है, 220 आज मतलब मैक्सिमम प्लेस पे 220 होता है, विलेज में थोड़ा कम रहता है 110 और जो भी है। द वोल्टेज इन इंडिया 220 वोल्ट्स अल्टरनेटिंग एट 50 साइकिल्स हर्ज per second. The advantage of 220 is lower current and thus less power loss and the ability to use thinner wires, less copper. ठीक है, अब चलते हैं इसमें 13 इज द डी इज द करेक्ट ऑप्शन 13 का। व्हाट इज द मिनिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रजिस्टर ईच ऑफ 1/5? तो सबको जोड़ देंगे 1/5 1/5 1/5 1/5, 5 है ना, 5 जोड़ने अगर 5/5 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 ओम नहीं हो जाएगा? अरे हाँ या ना, कितना होगा बताओ? नहीं, 1 नहीं होगा, क्या होगा? 1/25, ऐसे बोल रहे हो लोग, 1/25 होगा। कैसे? When resistors are connected in parallel, the supply current is equal to the sum of the current through each resistor. Also, they have the same potential difference across them. सारे में potential difference same होगा। अच्छा, then the total resistance will always be lesser than the least resistance in circuit. तो इसके टोटल रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो 1/R, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, है ना, डॉट 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 जो भी है। ठीक है, तो इसमें 5 रेजिस्टेंस है ना। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? RT इनवर्स इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस, इनवर्स में आ जाता है। तो मान लो कि 1/5 है, तो 1/5 ये कितना हो जाएगा? 5/1। अब सबको ऐड करेंगे 5 टाइम, कितना होगा? 25 होगा कि नहीं होगा? तो आंसर वुड भी क्या होगा? हाँ, 25/1 होगा आर। तो यहाँ इनवर्स 25/1 हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा? 1/25। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस इन केस द गिवन रेजिस्टेंस इज 15 ओम ईच, देयरफॉर द मिनिमम रेजिस्टेंस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पैरेलल कनेक्शन। यहाँ एक चीज़ और कंसेप्ट में बता रहा है कि आपको इससे समझना है कि ये जो कनेक्शन है रेजिस्टेंस का, वो पैरेलल है कि क्या है? सीरीज है। तो पहले वो डिसाइड माइंड को करना होगा कि पैरेलल कनेक्शन, ये हिडन है ना, इसमें कहीं मेंशन नहीं है ना कि पैरेलल है कि सीरीज है। तो जैसे ही क्या होगा, मिनिमम जब आता है तो आप माइंड में किसका रखिएगा? पैरेलल कनेक्शन को। किसका रखिएगा? पैरेलल कनेक्शन को, और ऐड कर दीजिएगा R इक्वल टू लिख दीजिएगा टोटल रेजिस्टेंस इनवर्स। तो इसका मतलब ही होता है 1/RT होता है। ठीक है, RT का वैल्यू क्या है? R1 R2 R3 ऐसा करके है ना। RT का मतलब ही होता है 5/1, क्योंकि 1/5 रेजिस्टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। ठीक है, मिनिमम होगा तो पैरेलल कनेक्शन होगा, और मैक्सिमम होगा तो क्या होगा? सीरीज कनेक्शन होगा। चलिए नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। द पिरामिड shown here can be the pyramid of biomass in forest, energy in grassland,
सी नंबर इन ए पॉन्ड एंड डी बायोमास इन ए पॉन्ड इकोसिस्टम। तो डी के साथ चलते हैं हम लोग। डी के साथ क्यों जाएंगे भाई? द पिरामिड सोन हियर इज एन इन्वर्टेड पिरामिड। कैसा है? डाउनवर्ड में है, जबकि इसको ऐसे रहता तो इन्वर्टेड नहीं होता है। पिरामिड एनर्जी कैन बी नेवर बी इन्वर्टेड। पिरामिड का एनर्जी कभी इन्वर्टेड होता ही नहीं, ऊपर ही जाए। नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स यानी फाइटोप्लैंक्टन्स इन ए पॉन्ड आर ऑलवेज मोर देन द कंज्यूमर्स। थस pyramid of a number in a pond cannot be inverted. In a forest, biomass of producer that is tree. Biomass producer कौन होता है? फॉरेस्ट में ट्री होता है। So pyramid of biomass in forest is also upright. जब पानी में हो सकता है, पॉन्ड में हो सकता है, तो फॉरेस्ट में क्यों नहीं हो सकता है? ठीक है, अपराइट, नॉट इन्वर्टेड, अपराइट रहता है ना। पिरामिड ऑफ बायोमास फॉर पॉन्ड इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड as biomass of tropic level depends on reproductive potential and longevity of its member. So biomass in a pond ecosystem। 15 का आंसर हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं 16। उसके बाद 17 है, देखते हैं क्या है ना। In a given food chain, suppose the amount of energy available at the third tropic level is 50 kilojoule. What will be the energy available at the producer level? तो आपको यहाँ पे दिखाना है कि कितना एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ 50 के जूल दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे? 50 kJ दिया हुआ, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 500 किलो जूल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया सेकेंड लेवल में। 10 से करेंगे तो सेकेंड, क्योंकि 10 ही वो रिलीज करता है ना। ट्रॉपिक लेवल का 10% ही रिलीज करता है एनर्जी नेक्स्ट वाले लेवल पे, है ना। ठीक है, ये क्या पूछ रहा है? थर्ड ट्रॉपिक लेवल पूछ रहा है ना। व्हाट विल बी द एनर्जी एट द प्रोड्यूसर लेवल, यानी फर्स्ट पूछ रहा है ना। तो ये थर्ड लेवल का था 50, ये थर्ड लेवल था, ये सेकेंड लेवल हो गया, और फर्स्ट लेवल के लिए फिर 500 को हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है 10 kJ से, तो ये हो गया 5000, है ना, kJ, है ना। तो हमारा ए इज द करेक्ट आंसर, यस। क्यों हुआ भाई? अकॉर्डिंग टू 10% लॉ द एनर्जी अवेलेबल टू इच सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल इज 10% ऑफ द प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल, इसलिए इतना होगा। चलिए 17 नंबर में आते हैं। 17 नंबर में 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन समझा रहे हैं तो समझ में आना ही चाहिए। क्या एसर्शन में बोलता है? स्टेनस क्लोराइड इज अ पावरफुल ऑक्साइडिंग एजेंट विच ऑक्सीडाइज मरकरी क्लोराइड टू मरकरी। रीजन में बोलता है स्टेनस क्लोराइड गिव्स अ ग्रे प्रेसिपिटेट विथ मर्करी क्लोराइड बट स्टैनिक क्लोराइड डज नॉट डू सो। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको मालूम है 4 ऑप्शन याद हो जाता है। ए में दोनों सही है, आर का एक्सप्लेन करता है। बी में दोनों सही है लेकिन आर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। सी में बोलता है ए टू आर इज़ फॉल्स, और डी में बोलता है ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। तो ये 4 कंडीशन आपके साथ एसर्शन और रीजन के साथ होता है। तो चलिए देखते हैं। 17 का डी होगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ठीक है। 18 का देखते हैं। 18 में है, ओके 18 यहाँ पे है आपका 18। चलिए 18 को थोड़ा सा ऊपर ले चलते हैं, है ना। 18 को ऊपर ले जाएंगे और थोड़ा सा यहाँ से भी हम लोग चाहेंगे कि ये थोड़ा और ऊपर जाए। हल्का सा ऊपर चल जाएगा तो हमको 20 वाला भी मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा क्या? देखते हैं, 20 भी मिल जाएगा।
पूरा 20 नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं। तो 18 में क्या है, वेजिनल पाइल्स कंटेंस स्पर्मिसाइड्स। रीजन क्या है, स्पर्मिसाइड्स किल द स्पर्म। तो कौन सा आंसर सही होगा? तो हम लोग बी में चलेंगे, ए एंड आर ट्रू, क्योंकि वेजिनल पाइल्स कंटेंस स्पर्मिसाइड्स, लेकिन ये नहीं है कि स्पर्मिसाइड्स किल द स्पर्म्स। बी इज द करेक्ट आंसर। 19 चलते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट चेंज इफ द करंट थ्रू द कॉइल इज डबल्ड। ठीक है, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, वो करंट चेंज करता है इफ द करंट थ्रू द कॉइल इज डबल। जब करंट थ्रू द कॉइल कितना होगा, डबल होगा। ठीक है, रीजन में बोलता है द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिपेंडेंट ऑन करंट इन कंडक्टर। देखते हैं आंसर क्या होगा 19 का। देखिए इसमें ए ऑप्शन इज करेक्ट। जब ज़्यादा नहीं समझ में आया ना तो ए ही लगभग आंसर होता है, लेकिन 4 क्वेश्चन है, लेकिन सही से करना होगा, है ना। ए एंड आर ट्रू, ए मीन्स असर्शन, आर मीन्स रीजन। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्यों भैया, फ्री में होता क्या है कि द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। डायरेक्ट होता है, यानी 1 डायरेक्ट 2, ये 1 है तो 2 है, या 2 है तो 1 है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। इनवर्स प्रोपोर्शनल इनवर्स हो जाएगा, ऐसे 3 लिख देते हैं। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं भाई, अब फाइनल देने जा रहे हैं, नहीं जानते हैं। चलिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, सो इफ करंट थ्रू कॉइल इज डबल देन मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स डबल। जितना करंट जाएगा डबल जाएगा तो डबल होगा, ट्रिपल जाएगा ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन में आपको बोलता है एसर्शन में एन इकोसिस्टम द फंक्शन ऑफ द प्रोड्यूसर, है ना, इज टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्यों भैया, इकोसिस्टम में तो अराउंड अस से रिलेटेड करता है। तो ग्रीन प्लांट्स द प्रोड्यूसर ट्रांसड्यूस सोलर एनर्जी या ट्रांसड्यूक सोलर एनर्जी। तो इसमें 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? इसमें भी ए सही होगा। क्यों होगा भाई? बोथ ए एंड ट्रू, दैट इज योर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? इसमें बी सेक्शन में क्वेश्चन है, ये आपका देख सकते हैं, और ये सारे क्वेश्चन हैं, ये सारे इम्पोर्टेंट है और आप लोगों को इसको पढ़ना चाहिए, है ना। अरे हाँ या ना, समझ रहे हैं हमारी बात को? ठीक है, और हमें उम्मीद है कि आप इसको समझ रहे हैं। चलें आगे, ये क्वेश्चन हो गया बी सेक्शन का, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, और बी सेक्शन में है, व्हाई डज माइसेली फॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर? विल अ माइसेली बी फॉर्म्ड इन अदर सॉल्वेंट्स सच एज इथेनॉल ऑल्सो? तो इसका आंसर क्या होगा, देख लीजिए। Soaps are sodium or potassium salts of long chain fatty acid. The action of a soap is based on the presence of both hydrophilic and hydrophobic groups in a soap molecules. This action emulsifies the oily dirt in the help in it removal, right? The two ends of a soap molecule have a different properties. When soap is added to water, the ionic
हाइड्रोफिलिक या फाइलिक एंड ऑफ ए सॉफ्ट मॉलिक्यूल डिजॉल्व इन वाटर। द हाइड्रोकार्बन चैन ऑफ ए सॉफ्ट मॉलिक्यूल इज हाइड्रोफोबिक इन इट्स डिजॉल्व इन हाइड्रोकार्बन्स। लिंक्स विथ वाइली डर्ट। The hydrocarbon chain of a soft molecule orients toward the wire droplet while the ionic ends orients towards water. Polar solvent हो सकता है. This is how soft molecules from a structure called micelles where the wily dirt is collected in the center. Thus, soft micelles help in dissolving dirt in water. Micelles stay in solution as colloids and the dirt suspended in the micelles is easily renazed away. Micellar formation will not take place in a solvent like ethanol because ethanol will dissolve the hydrocarbon chain of a soft molecule also. ये बना दीजिएगा और आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। 2 मार्क्स का देना है ना, आप भी जानते हैं। क्वेश्चन क्या है? डिफाइन द टर्म पॉलिनेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, व्हाट इज द सिग्निफिकेशन ऑफ पॉलिनेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्वेश्चन देख लीजिए और मैं उसका आंसर दिखा रहा हूँ, ठीक है। 22 नंबर में आंसर क्या होगा ये लिखना पड़ता है, ठीक है। पॉलिनेशन इज एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल एंथर ऑफ ए फ्लावर। ये फ्लावर से रिलेटेड है, मेल एंथर बोलते हैं, फीमेल स्टिग्मा बोलते हैं। तो ये सब कीवर्ड है, इसमें लिख लीजिएगा। द गोल ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स। ऐसे स्टडी करने से आपका 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन हो जाता है। इट इज़ क्रिएटेड ऑफ स्प्रिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। वन ऑफ द वेज दैट प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग मेकिंग सीड्स। सीड्स कंटेन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट। सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ये दोनों आपको देखना होगा, है ना। 22 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर है, तो इसको आप देख लीजिए भाई, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप बढ़िया से इसका आप देख लीजिए, आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 23। इसमें और ऑप्शन है, आप दोनों में से कोई चीज़ करते हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज प्लांट, और व्हाट आर द 2 फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। यानी बायोलॉजी से दोनों क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर यहाँ हो गया, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट, जाइलम टिश्यू, फोलेम ट्रांसपोर्ट फूड, एमोनियो एसिड एंड अदर सब्सटेंस है। लाइट रिएक्शन भी दे, ये हो गया, बस इतना लिख दीजिएगा। ये वाली 3250 बोला है ना, वो आंसर हो गया उसका। 22 में उतना लंबा नहीं लिखना है, 2 नाम लिख देना है। 22 में ना खाली क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन और ये डिफाइन कर देना है ना। ये तो दे दिया, मान लीजिए कि 5 मार्क्स में क्वेश्चन दे देगा, तो क्या कीजिएगा, कैसे लिखिएगा, है ना। ये हो गया 23 का 2। कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट, जाइलम टिश्यू, वेसल्स एंड ट्रैकुलर्स of root, stems and leaves are concerned with transport of water and minerals. Phloem transport, phloem food, amino acid and other substance. और वाला अगर आंसर देना चाहते हैं तो the 2 phases of photosynthesis reaction are as follows: light reaction और dark reaction. In light dependent reaction the energy from the sunlight is observed. और डार्क रिएक्शन में क्या होता है? केल्विन साइकिल होता है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है। तो चलिए 24 का 3 का हो गया, 24 का देखते हैं क्या। 24 में है कि concave lens has a focal length of 10 centimeter, an object is 2.5 centimeter high, is placed 30 centimeter from the lens. ये लेंस की बात कर रहा है, मिरर का बात नहीं कर रहा है, कनकेव लेंस का बात कर रहा है। डिटरमाइन द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। तो कनकेव से रिलेटेड था, तो इसे सिंस द लेंस इज कनकेव हेंस एफ इज निगेटिव। देखिए ये फिगर इसलिए दिया है कि मान लीजिए 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हैं, 3 मार्क्स में आ सकता है ना। इसलिए आप कैलकुलेट करके दिखा दीजिएगा। यहाँ पे u कितना है? 30 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखा हुआ है।
एफ माइनस होता है, एच 2.5 है, भी क्या होगा, एच डैश क्या होगा मिरर का। तो लेंस फार्मूला आप जानते हैं 1/v माइनस 1 इक्वल टू 1/f। ठीक है सर, रेस्पेक्टिव वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दिए। रेस्पेक्टिव वैल्यू पुट करने के बाद ये जो है -1/-30 को हम लोग ट्रांसपोज कर दिए राइट हैंड साइड में। ठीक है, पहले क्या इसको ट्रांसपोज किए तो यहाँ पे आ गया माइनस, अब लेकिन यहाँ पे आ गया प्लस। तो क्या बोलते हैं, अगर मान लीजिए 1/30 को माइनस है और राइट साइड में ले जा रहे हैं तो वहाँ हो जाएगा +1/-30। तो आप रेशनलाइजेशन जानते ही हैं, नेगेटिव नहीं होता है रेशनल नंबर तो क्या करता है, माइनस माइनस से करते हैं तो क्या हो जाएगा -30। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या बोल रहे हैं? हाँ जी, ऐसा क्या, देख लीजिए। तो यहाँ पे हो गया 1/10 और 1/30। लेकिन सर -110 है तो क्या होगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये यहाँ पे प्लस दिया हो लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -1/10। अब -1/30 तो एलसीएम आता ही है भाई, फ्रैक्शन का रेशनल नंबर का एडिशन आपको नहीं आएगा। -3 -1 4 होता है, 4/30 हो गया। इसका वैल्यू कितना होता है, -7.5। द नेगेटिव साइन इन इंडिकेट्स द वर्चुअल नेचर ऑफ द इमेज। अगर भी जो अगर आपका आ रहा है इमेज माइनस में आ रहा है तो -7.5 है तो वो हमेशा वर्चुअल इमेज इंडिकेट करता है। तो इमेज इज एट डिस्टेंस ऑफ 7.5 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस इन फ्रंट ऑफ लेंस। द मैग्निफिकेशन m इक्वल टू v/u होता है, -7.5/30 लिखते हैं, इसको लिखते हैं 1/4 और यहाँ पे होता है +0.25। द पॉजिटिव साइन विथ मैग्नीफाइंग इंडिकेट्स दैट द इमेज फॉर्म इरेक्ट। द साइज ऑफ इमेज इज डिटरमाइंड बाई h डैश। तो h डैश बाई h इक्वल टू m, h इंटू m 2.5 इंटू 0.25, वी हैव 0.625। ठीक है, तो यहाँ तक आ गए। तो thus the image formed is virtual and erect. It is at distance of 7.5 centimeter from lens and its size is 0.625। सिर्फ फार्मूला का यूज़ है, इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है। आप v निकाल दो, उसके बाद m निकाल दो, उसके बाद m इक्वल टू रिलेशन होता है इमेज और ऑब्जेक्ट का, उसको निकाल दो, आपका आंसर आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में क्या बोलता है, गिव सम एग्जांपल्स अलोंग विथ रीजन ऑफ इंसेक्टिसाइड दैट आर बैंड ड्यू टू देयर फेटल इफेक्ट। इसमें भी और है, व्हाट इज ओजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट एनी इकोसिस्टम, तो इसको भी आप कर सकते हैं। और व्हाट टाइप ऑफ लेंस वी वियर इफ़ वी आर सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। तो मायोपिया बोलिए, हेट्रोफोबिया बोलिए, मायोपिया हम बोल रहे हैं, आप जो भी प्रोनाउंस कीजिए। चलिए 25 एंड 26 का आंसर देखते हैं। ठीक है, 25 का था मैनी इंसेक्टिसाइड्स सच एज एल्डिकार्ब, एल्ड्रिन, क्लोरोडेन एंड डाइएल्ड्रिन with many other have been banned in India due to their harmful effects on life. These pesticides are non-biodegradable and get accumulated in the body of organisms, and then concentration of this chemical increases with each trophic level, thus killing a large number of organisms and putting various health risks to the others. दूसरे का ओजोन के बारे में पूछा था, तो ओजोन इज फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। इट इज फॉर्म्ड बाय 3 atoms ऑफ ऑक्सीजन, whereas normal oxygen molecule is diatomic होता है। ऑक्सीजन is essential for all aerobic forms of life and for combustion activities. Ozone is a deadly poison. Very little of it is present in lower part of atmosphere called troposphere. In the stratosphere, ozone layer comprises high concentration of ozone from 18 to 26 km above the earth. Ozone perform an essential function. It shields the surface of the earth from the harmful ultraviolet radiation of the sun, as you know very well. क्वेश्चन नंबर 26 था कि आप जब मायोपिया से ग्रसित हैं तो आप कैसा लेंस का यूज करेंगे। तो वी रेयरली यूज कनकेव लेंस एज इज यूजुअल सपोज्ड। वी ऑफन यूज कन्वेक्सो कनकेव लेंस फॉर एनी अदर
डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, तो ये 26 हो गया। और बारी बारी से मैं सबका क्वेश्चन दिखाता हूँ, उसका आंसर भी दिखाता हूँ, आप देखते जाइए फटाफट, है ना। ऐसे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। ये 27 नंबर क्वेश्चन है, मैं पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ। 27 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन है। नेम द मेटल विच रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर, विच द सेकेंड विच ऑफ द अबव मेटल रिएक्ट विथ स्टेम, थर्ड में नेम द मेटल विच रिएक्ट्स विथ द हॉट वाटर, अरेंज दिस मेटल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी। यहाँ पे जो मेटल दिया जिंक, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम और सोडियम, इसको अरेंज दिस मेटल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी। 3 मार्क्स का है, आपको तो आता है रिएक्टिविटी कैसे होता है। 28 में है नेम मेटल और नॉन मेटल विच मेक्स आयरन हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, विच इज़ alloyed with any other metal to make an amalgam भी बोल सकते हैं, which is third which is used to galvanize iron articles, and 4 whose articles when exposed to air from a black content। इसमें और का भी ऑप्शन है, गिवन रीजन हो जाता है, तो गिवन रीजन ही सही होगा आपको आंसर देने के लिए। प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी, सही हो सकता है। रीजन क्यों? सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर वाई। एल्युमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज़ यूज टू मेक यूटेंसिल फॉर कुकिंग, रिएक्टिव मेटल है फिर भी कुकिंग में क्यों यूज होता है। कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, एंड ई लेमन और टैमराइंड जूस आर इफेक्टिवली इन क्लीनिंग टायरिनाइज्ड कॉपर वेसल्स। तो ये 3 मार्क्स का है, और आपको इसका आंसर क्या होगा, मैंने पहले किसको दिखाया, 27 को, मैं सिर्फ शो करूंगा, आप उसको देख लीजिए। सी का हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर सोडियम, दूसरे का एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, थर्ड का हो गया मैग्नीशियम, और जो वो बोला मोस्ट रिएक्टिव असेंडिंग ऑर्डर बोला, तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, कॉपर। 28 में बोला कार्बन मेक्स आयरन हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, मरकरी इज अलॉयड विथ एनी अदर मेटल टू मेक एन एमलगम, जिंक यूज टू गैल्वेनाइज आयरन आर्टिकल्स, सिल्वर आर्टिकल व्हेन एक्सपोज टू एयर फ्रॉम ए ब्लैक कोटिंग। एयर के साथ सिल्वर जाएगा तो वो ब्लैक कोटिंग उस पर आ जाता है। ठीक है, और रीजन वाली बात थी, तो रीजन वाली बात में क्या हुआ देख लेते हैं। Platinum, gold and silver are used to make jewelry because their bright shiny surface and high resistance of corrosion, also they have a high malleability and ductility। ठीक है, 8 में भी पढ़े मेटल नॉन मेटल। बी में बोलता है सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर वाइल, वाई to prevent their reaction with oxygen, moisture and carbon dioxide of air as so as to protect them। सी में बोलता है वाई एल्युमिनियम मेटल forms a thin layer of aluminum oxide all over its surface under the action of moisture air। उसके जो ब्लैक कोटेड हो जाता है वो लेयर क्या होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाता है। ठीक है, तो दिस लेयर प्रिवेंट्स द मेटल underneath from further corrosion, वही उसको बचाता है। इट इज़ चीपर, इजिली अवेलेबल, malleable and ductile, therefore it is used to make utensil for cooking। यही रीजन पूछना था ना, कुकिंग में मोर रिएक्टिव है फिर भी कुकिंग में क्यों होता है। और डी, इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड एज कंपेयर टू इट्स सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट, सो पैरियर टू रिडक्शन मेटल carbonate and sulfide must be converted into metal oxides। A carbonate ore is converted into oxide by calcination, whereas sulfide ore is converted into oxide by roasting। ई में बात किया था कि when copper vessels are exposed to moisture they form a green coated of basic copper carbonate। कॉपर कार्बोनेट उस पर हो जाता है। होता क्या है कि कॉपर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O वो क्या देगा, कॉपर कार्बोनेट, है ना, और वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट। द सोर्स सब्सटेंस सच एज लेमन एंड
tamarind juice contain acid, lemon juice contain citric acid, and tamarind contains tartric acid. This acid dissolve the coating of copper oxide or basic copper carbonate present on the surface of trainized copper vessel and make them shining red brown again। ठीक है, इस तरह से ये है। और आज के लिए बस इतना ही, और जो इसके रेस्ट क्वेश्चंस है वो दूसरे वीडियो में मैं वो अपलोड करूँगा, है ना। हमें उम्मीद है कि इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा, बहुत से कंसेप्ट्स क्लियर होंगे इस वीडियो के माध्यम से। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है और आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिए, ठीक है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा जाए और दिन एग्ज़ाम का बहुत मंगलमय हो। जय हिंद।